वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया गया? 1 अप्रैल 2001 को, 5 अप्रैल 2001 को, 7 अप्रैल 2001 को या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर हम योजना आयोग की बात करें तो देश के आर्थिक रूप से पिछड़े और जनजाति बहुलक आबादी वाले पहाड़ी इलाके अथवा पड़ोसी मुल्क की सीमा से लगे हुए राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान के जरिए उत्पाद शुल्क या फिर एक्साइज ड्यूटी में छूट और योजना सहायता में सहूलियत मिलती है। यदि कोई निवेशक इन राज्यों में निवेश करता है तो उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है। विशेष श्रेणी प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता एक विशेष रियायती पैमाने पर मिलती है। अब उत्तराखंड को मिलने वाली जो केंद्रीय सहायता है 90% हिस्सा अनुदान का और 10% जो है वो ऋणों का है, जबकि अन्य राज्यों को मिलने वाला जो सहायता है वो उसमें 70% जो है वो अनुदान का भाग है और ऋण का हिस्सा जो है वो 30% है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है भाग 4 अगर हम बात करें मूल कर्तव्यों की तो मूल कर्तव्य पहले से ही संविधान में नहीं थे। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बनाए रखने के लिए इन्हें 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उन्हें ऐड किया गया था। यह भारतीय संविधान के 42वां संशोधन था। पहले जो मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या केवल 10 थी, जिसे साल 2002 में 86 संशोधन के दौरान जो बढ़ाकर वो है 10 से 11 कर दी गई थी। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य संशोधन या फिर सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो हैं वो संविधान के भाग 4A में दर्शाए गए हैं, जो अनुच्छेद 51A के रूप में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक हिंदू महर जाति से संबंध रखते थे जो उस समय अछूत कही जाती थी, जिसके कारण उन्होंने सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरे जो है वो भेदभाव सहन करने पड़े थे। उन्हें दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था और जो अछूत या फिर दलितों से जो सामाजिक भेदभाव है उनके विरुद्ध भी कई अभियान चलाए थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता भी कहे गए थे। 1956 में उन्हें बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1990 में उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से मरणोपरांत उन्हें सम्मानित किया गया था। 31 जनवरी 1920 को बाबा साहब ने अछूत के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए एक मूक नायक नाम का अपना एक मराठी पाक्षिक पत्र जो है वो शुरू किया था। मूक नायक के बंद हो जाने के बाद 3 अप्रैल 1924 को दूसरा मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत वो निकाला गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1965 में, 1955 में, 1967 में या फिर 1968 में। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण 1961 में तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। इनको साथ ही साथ साहित्य अकादमी अवार्ड तथा
सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ प्रसिद्ध कविताएं या कृतियां जो हैं ग्रंथि, कुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि हैं। इनकी एक कविता है जो कि स्वप्न बंधन है, उसकी कुछ लाइंस है जो ये कुछ इस प्रकार है। बांध लिया तुमने प्राणों को फूलों के बंधन में, एक मधुर जीवित आभासी लिपट गई तुम मन में। बांध लिया तुमने मुझको स्वप्नों के आलिंगन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2002, 2000, 1993 या फिर 1994? तो इसका सही जवाब है 1993। चलिए बात करते हैं आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्थान है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की परिभाषा के अनुसार यह अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रता, भाषा, धर्म या किसी अन्य अधिकार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मानवाधिकारों में मुख्यतः जो है वो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब याद करने वाली बात है कि यूडीएचआर की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसलिए हम हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? पाटलिपुत्र, श्रीलंका, कलिंग या फिर श्रीनगर? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुतिस थे, किंतु अशोक के शिलालेखों में जो है इसका कहीं भी उल्लेख हमें नहीं मिला है। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। संघभेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का भी निर्माण किया गया था। इस प्रकार बौद्ध की शिक्षाओं में 3 ग्रंथों में संकलित किया गया है जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एबॉट माउंट किस जिले में स्थित है? बागेश्वर, उत्तरकाशी, चंपावत या फिर नैनीताल? तो बात करें एबॉट माउंट की तो ये लोहा घाट से करीब 13 किलोमीटर दूर 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह को अपना नाम ब्रिटिश जॉन एबॉट ने दिया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने यहाँ कम से कम 13 कॉटेज बनाए थे, जिसमें कुछ अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, गिरीश तिवारी गिरदा, वीरेंद्र डंगवाल या फिर मनोहर श्याम जोशी? तो इसका सही जवाब है गिरीश तिवारी, जिनको गिरदा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा जनपद के ज्योली गांव में हुआ था। गिरदा ने दुर्गेश पंत के साथ मिलकर जो है वर्ष 1968 में कुमाऊनी कविताओं का संग्रह जो कि है शिखरों के स्वर भी प्रकाशित किया था। इन्होंने कई और अनेक नाटक लिखे हैं जिनका नाम है अंधा युग, अंधेर नगरी चौपट राजा, नगाड़े खामोश हैं, धनुषी यज्ञ आदि। अगला प्रश्न। मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ए पिथौरागढ़ और तिब्बत, चमोली तिब्बत, उत्तरकाशी या तिब्बत या फिर बागेश्वर और पिथौरागढ़? तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी और तिब्बत। ये जो दर्रा है यह गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। भारी जो हिमपात है उसके कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है। अब देख लेते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले और भी प्रमुख दर्रे हैं, तो इनके नाम है
मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा और नेलंग दर्रा। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका। तो जो शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना है ये कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, जो सोमनाथपुर से लगभग 17 मील की दूरी पर जो कावेरी नदी की 2 शाखाओं के मध्य में बसा यह एक छोटा सा दीपनगर है। अब बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो उनके द्वारा भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है वो 1902 में शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना के रूप में कर्नाटक में स्थापित की गई थी। यह विद्युत परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर है, जो कि 98 मीटर की ऊंचाई से जल जिसमें गिरता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और आप याद रखिएगा कि यह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। अगला प्रश्न, आसन बैराज का निर्माण किया गया था 1965 में, 1967 में, 1966 में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है 1967 में। अब आसन बैराज की बात करें तो आसन बैराज जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। आसन बैराज उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर जो डाकपत्थर जो एक जगह है उसके पास स्थित है। आसन बैराज में 2 नदियां अर्थात जो है वो आसन और यमुना के संगम पर बना है। बैराज में 4 वर्ग किलोमीटर में फैली जो है वो अर्धभूमि है। अर्धभूमि मीन्स जब उसका पानी जो है वो निचले स्तर पर चला जाता है तो उसमें से कुछ द्वीप जो है वो आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। इस द्वीप में आपको विभिन्न प्रकार के पक्षी दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें IUCN ने रेड डाटा बुक में अपने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में शामिल किया है। IUCN की अगर बात करें तो IUCN का आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और जो है इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो याद रखिएगा जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है उसमें हैदराबाद शामिल नहीं है। अब बात करें स्वर्ण चतुर्भुज योजना की तो ये 1999 में शुरू हुई थी, लेकिन जो ऑफिशियली जिसमें काम है वो 2001 में शुरू हुआ है। यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। 2001 में जो भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये शुरू की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अब 4 महानगर हैं वो जो हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर्स, और ये जो टोटल जो ये परियोजना है वो 13 राज्यों से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? कल्याणचंद, रुद्रचंद, दीपचंद या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है दीपचंद। अब जागेश्वर धाम की बात करें तो यह उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यह मंदिर कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले में है। वहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर जो देवदार के जंगल हैं उसके बीच यह स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। जागेश्वर मंदिर में 125 मंदिरों का समूह है। अब 8वीं और 10वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर समूह को जो है कत्यूरी और चंद शासकों ने बनवाया था, परंतु कुछ लोगों का यह मानना है कि यह मंदिर जो है वो पांडवों ने बनवाया था। हर वर्ष यहाँ पे मेला लगता है जो कि श्रावण मास में लगता है और पूरे धाम में पर्व चलता है। जागेश्वर भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अगला प्रश्न, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर या फिर देवप्रयाग में। तो इसका सही जवाब है देवप्रयाग में। अब बात करें उत्तराखंड की अन्य गुफाओं के बारे में तो देख लेते हैं वहाँ पे कौन सी गुफा मौजूद है। तो सबसे पहले बद्रीनाथ में यह है व्यास गुफा, गणेश गुफा, गरुड़, स्कंद, मुचकुंद और राम गुफा। अब श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे गोरखनाथ गुफा है। टिहरी गढ़वाल में
वशिष्ठ गुफा। केदारनाथ की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्म गुफा और भीम गुफा है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे कोटेश्वर गुफा है। उत्तरकाशी में मतंग और श्रृंगी गुफा है। देहरादून की बात करें तो यहाँ पे लाखा मंडल और गुच्चू पानी गुफाएं हैं। अगर हम बात करें द्वाराहाट की तो यहाँ पे त्र्यंबक गुफा है। और अगर हम बात करें गंगोली हाट जो कि पिथौरागढ़ में है, वहाँ पे पाताल भुवनेश्वरी और सुमेरु गुफा मौजूद है। अगला प्रश्न, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रीडिंग के समय या फिर लॉर्ड कर्जन के समय? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। अब याद रखिएगा 1881 में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे, उन्हीं के समय ये लाया गया था। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए जो है वो स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो है व्यवस्था को प्रदान करना था। इस अधिनियम के मुख्य प्राविधान इस प्रकार थे, या उन कारखानों में लागू किया जाएगा जहाँ पे श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। अब इस अधिनियम के तहत जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 7 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे थे वो काम करने की अवधि उनकी 9 घंटे तय कर दी गई थी। 1881 के इस अधिनियम के तहत प्रतिदिन जो है वो घंटे घंटे का आराम और महीने में कम से कम 4 दिन की छुट्टी का प्राविधान सुनिश्चित किया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।